हेलो बच्चों, मैं अंशु शर्मा आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन विषय का अध्याय 8 जिसका नाम है फॉर्मूला, फंक्शंस और चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले फॉर्मूलाज वही होते हैं जो आप मैथ में पढ़ते हो, जैसे सम, एवरेज। ठीक है, अब इसका हम एक्सेल में कैसे उपयोग करते हैं, स्प्रेडशीट के अंदर कैसे करते हैं, वो हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, कैसे उसका यूज़ होता है, कहाँ पे हम उसको लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा फॉर्मूला और फंक्शन। फॉर्मूले के यूज़ करने के लिए इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम उसके एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल, आपका फॉर्मूला मान लीजिए सम है। ठीक है, तो अब इसको हम स्प्रेडशीट में किस तरीके से लिखेंगे वो हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले जब उनकी स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी फॉर्मूले की जब स्टार्टिंग होती है तो वो होती है इक्वल साइन से। किससे होती है? इक्वल साइन से। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इक्वल साइन का यूज़ होता है सबसे पहले फॉर्मूला लिखने से पहले। उसके बाद प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। ठीक है, जिस तरीके से मैथ में ऑपरेशंस होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल का संदर्भ। सेल का संदर्भ मतलब सेल का एड्रेस, कि भाई कहाँ पे आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, वो होता है सेल का एड्रेस। ठीक है, तीसरी चीज इसके अंदर टेक्स्ट या मान, कि भाई क्या वैल्यूज डालनी है, सम करना है तो किसका सम करना है आपको, वो वैल्यूज। ठीक है, एंड वर्कशीट से संबंधित फंक्शन जैसे कि सम, एवरेज एटसेट्रा। तो क्या क्या चीज हो गई? पहला, फिर देखिए इक्वल साइन। ठीक है, सेल का एड्रेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं इस टाइप से कि सेल में हमें वो सम डालना है। तीसरी चीज उसका वैल्यू, जैसे 3 + 4। और लास्ट वन इज फॉर्मूला, हमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसको लिखने का तरीका। सबसे पहले अगर मुझे सम लिखना है तो इक्वल का साइन, यहाँ पे सम, सम क्या है? मेरा फंक्शन का नाम। फिर लगाते हैं हम ये वाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के बाद हम लगाते हैं ये सेल का संदर्भ, मतलब कि सपोज A3 से लेकर मुझे, ये मेरा A नंबर का क्या है? कॉलम, और सपोज ये 3 नंबर की लाइन है तो मुझे A3 से लेकर 4, 5, 4 और 5 तक को क्या करना है? वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा A5। इस तरीके से फॉर्मूले को स्प्रेडशीट में लिखते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत आता है तो आपको इसको समझना चाहिए। सबसे पहले इक्वल, सम, देन ब्रैकेट के अंदर उसकी रेंज, जहाँ पे हमें क्या करना है? जिसका सम करना है। ये वो रेंज है जिसका सम करना है। कहाँ करना है वो हम उस फॉर्मूले, उस वाले सेल के अंदर उस फॉर्मूले को लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इमेज से देखिए। इमेज के अंदर अभी मैंने क्या बताया आपको? सम, इसी तरीके से समझाया। इसका मतलब क्या हुआ? B3 से लेकर, ये B है, ये आपका 3 है, यानी सम किसका करना है? इन दोनों का। तो वो रेंज दे दी मैंने, B3 और B4 भी दे सकते कॉमा लगा के, लेकिन अगर रेंज ज्यादा है तब हम क्या लगाएंगे? कॉलन। क्या लगाएंगे? कॉलन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? ऑटोमेटिक जोड़ के इसने मुझे दिखा दी। ठीक है, समझ में आया? चलिए फॉर्मूले को कॉपी करना। देखिए फॉर्मूले को कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक सेल है। ठीक है, आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं? ये आप लिख रहे हैं सम इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लीजिए A और B दो कॉलम है, इनका आप क्या कर रहे हैं? सम। ठीक है, आपने क्या करा? आपने क्या करा कि इन दोनों का जो सम है वो यहाँ ले लिया। तो इसका मान लीजिए 1 रो है तो यहाँ पे A1 प्लस B1 भी लिख सकते हो, या रेंज भी लिख सकते हो A1 कॉलन B1। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैंने तो एक सेल में लिख दिया, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि बार बार उसको लिखूं, तो इसके लिए क्या करूंगी? इस फॉर्मूले को कॉपी। और कॉपी करने के लिए क्या होता है? यहाँ पे कर्सर लाइए, इसे सेलेक्ट करिए, इस तरीके से एक निशान आता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आइए, जहां तक आपको फॉर्मूला कॉपी करना है वहां तक इसे ड्रैग करिए। ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इन सब का सम करके यहाँ दे देगा। ठीक है, तो समझ में आया फॉर्मूले को कॉपी करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, अब यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं।
कुल यानी टोटल कॉलम के सभी सेलों को कवर करने के लिए हैंडल ये इसको कह रहा है, इस निशान को, ठीक है। इसको यहाँ से ड्रैग करिए, ड्रैग करके सीधे नीचे ले जाइए जहां तक आपको कॉपी करना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ऑटो सम। क्या होता है ऑटो सम? हम पढ़ चुके हैं क्या होता है ऑटोमेटिकली सम, यानी कुछ फीचर्स ऐसे हैं इसके अंदर, कुछ फंक्शन जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, खुद ही कवर हो जाते हैं। तो ऑटो सम के द्वारा सेल के मानों का योग किया जाता है, ठीक है, यानी ऑटोमेटिकली सम करता है जो हम करते आ रहे हैं। अब देखिए सेल पर क्लिक करें जहां पे सम करना है, ठीक है, वही सेम चीज, फॉर्मूला टैब का चयन करें। भाई हम काम किस पे कर रहे हैं, फॉर्मूला, तो टैब भी क्या होगी, फॉर्मूला टैब, ठीक है। ये अगर आप बाई चांस आप लोग भूल जाएं तो आप ये ध्यान रखेंगे आप वर्क क्या कर रहे हैं, कमांड कौन सा दे रहे हैं, तो जो कमांड आप दे रहे हैं ना वही उसकी टैब होती है मोस्टली, ठीक है। तो फॉर्मूला टैब का आपने चयन करा, ओके। देन फंक्शन लाइब्रेरी समूह, अभी मैं आपको इमेज से दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार तो समूह टैब को रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी समूह के अंदर ऑटो सम आता है, उस पर आप क्लिक करिए, उसके अंदर 5 या 6 ऑप्शन आते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट नंबर, इस तरीके से, और नीचे का आता है मोर नंबर, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें सम करना है तो सम का चयन करा, एंटर दबाइए, इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये पहले सेलेक्ट किया हुआ है कि किसका हमें सम करना है, ठीक है। चलिए ये आपकी इमेज, अब देखिए बिल्कुल वही, ये आया फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब के अंदर क्या बोला था मैंने, फंक्शन लाइब्रेरी समूह है, यहाँ पे फंक्शन भी लिखा हुआ है, उसके अंदर ऑटो सम पे क्लिक करा, जो फंक्शन मुझे चाहिए, मुझे सम चाहिए तो सम पे क्लिक करूंगी, ठीक है, एवरेज, ये सारे। और मोर फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, मोर फंक्शन का मतलब और एक्स्ट्रा फंक्शन अगर आपको यूज करने इनके अलावा तो वो भी इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। ये देखिए सेल सेलेक्ट करा, यहाँ इसने फॉर्मूला लिखा G2 से G41, यानी नीचे कितना बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा सम फंक्शन के अलावा भी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एवरेज, काउंट, ये सब, एवरेज, काउंट नंबर, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक फॉर्मूले को हम समझते हैं, सम, एवरेज, ये सब कैसे काम करते हैं, ठीक है। सम क्या करता है, जो हमने रेंज दी है उनकी वैल्यूज को क्या करेगा, सम कर देगा, उनका योग कर देगा, ठीक है। मेन चीज़ है इसकी सिंटैक्स जो हमेशा आता है, कैसे करते हैं, हमेशा जब भी कोई फॉर्मूला लिखना है इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क इस तरह से देते हैं, इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। देन जो भी फॉर्मूला है उसका नाम लिखो, सम लिख दिया, स्मॉल लिखो, कैप्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। देन आपने क्या कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब जो हमको रेंज देनी है, B3 से लेकर मैंने B65 दे दी, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो अंदर की रेंज है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 255, कितनी हो सकती है, 255, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है सम इफ। देखिए सम हम कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उसे मुझे सम करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कंडीशन बेस सम करना, कि मतलब इसकी परसेंटेज इससे ज़्यादा है तो उन बच्चों को वो क्या करे, उनके नंबर्स को जोड़ दें, ठीक है। यानी कंडीशन बेस अगर मुझे सम करना है तो हम यूज़ करते हैं सम इफ। समझ में आया। देखिए रेंज के अंदर क्या हो जाएगा, वो सेल्स आ जाएंगे जिसका मुझे क्या करना है, जिसमें से मुझे क्राइटेरिया उठाना है, जिसमें से मुझे कंडीशन लगानी है, वो क्या है, वो है मेरी रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया मेरे क्या हो गया, क्राइटेरिया मेरा हो गया वो कंडीशन की ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल होगा, इसमें नंबर भी आता है, टेक्स्ट भी आता है और कंडीशन भी आती है, एक्सप्रेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सम रेंज, कि आपको कहाँ पे शो करना है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये वही चीज़ है, क्राइटेरिया में मैंने आपको 3 चीज़ बताई, पहला नंबर, दूसरा टेक्स्ट और तीसरा एक्सप्रेशन यानी हमारी कंडीशन, ओके। एंड द लास्ट वन इज सम रेंज, कि जहाँ पे एक्चुअल में वो रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। रेंज और सम रेंज में कंफ्यूज नहीं होना है। रेंज हमारी वो जो हमने डेटा उठाया है,
जिसमें हमें कंडीशन लगानी है, सम रेंज जहाँ पे एक्चुअल में सम होगा। ओके, चलिए इसी में से आप फटाफट से इसको समझ लिए। यहाँ पे क्या है, इक्वल सम इफ कंडीशन बेस D4 से D11, ये आपका D4 से D11 है, ये दिख रहा है यहाँ पे, यानी इसमें से मुझे कंडीशन लगानी है। अब इसने क्या करा, यहाँ पे क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर होनी चाहिए, तो जिसका डॉक्टर है, ये डॉक्टर, उनका क्या करेगा, E4 से E11, ये आपका है E4, ठीक है, E11 उसको क्या करेगा, ऐड कर देगा। किसको करेगा, केवल डॉक्टर वाले को। ठीक है, अब देखिए ये वो रेंज है जहां से हमने क्या करा, डेटा को उठाया ना, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये जो इन दोनों का जो ऐड होगा डॉक्टर में, एक तो 1 और 2, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर। यानी कंडीशन बेस्ड सम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम इफ। ठीक है, समझ में आया कुछ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है हमारा एवरेज। एवरेज वही है, सिंपल जो औसत निकालते हो आप लोग मैथ के अंदर, क्या लिखते हो उसमें, पहले तो सम करते हो, फिर जितने हैं उसको डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी आपके हैं, अगर 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, 5, नॉर्मल जो एवरेज निकालते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसमें हमें इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करते हैं, एवीजे, क्या करते हैं, एवीजे भी लिख सकते हैं या एवरेज भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। इतना समझिए कि एवरेज निकालने के लिए इसके अंदर फॉर्मूला होता है एवरेज फंक्शन। ये क्या काम आता है, ये औसत निकालने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसका देखिए एवरेज वही सेम सिंटैक्स है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल, सेम इक्वल साइन को नहीं भूलना, इक्वल के बिना फॉर्मूला नहीं होता। इक्वल एवरेज लगाया, किसका एवरेज निकालना है, उन सेल का मैंने एड्रेस दे दिया, B6 से लेकर B14 तक का, इनका एवरेज निकाल के कहाँ आ जाएगा, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लिखा है उस सेल में इसका रिजल्ट शो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम निकालने के लिए, न्यूनतम संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिनिमम। मैक्सिमम किस लिए करते हैं, अधिकतम संख्या के लिए। सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल वही है, कुछ नहीं करना, इक्वल साइन लगाओ, जो कमांड आपको देनी है, जो फंक्शन आपको अप्लाई करना है उसका नाम लिखो, मिनिमम लिखा, फिर उस सेल की रेंज लिखो जिसमें से मिनिमम निकालना है, इक्वल MIN मिनिमम के लिए। और ये क्या है, ये वो रेंज है जहां से हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर निकालना है। सेम ऐसे ही मैक्सिमम, इक्वल साइन, मैक्स और वो रेंज। ठीक है, फॉर्मूले में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अगर मुझे और भी ज्यादा फंक्शंस का यूज करना है, उसमें तो भाई 5 दे रखे थे। ऑटो सम के अंदर आपने सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखा था, मोर फंक्शन वाला देखा था ना। तो अगर मुझे ज़्यादा फंक्शंस का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, बिल्कुल वही फॉर्मूला टैब में आऊँगी। ठीक है, लास्ट वाले को याद करिए, उसके अंदर क्या था, फंक्शंस लाइब्रेरी था सबू, उसके अंदर आए हम, वहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करा। ऑटो सम पे क्लिक करने के बाद नीचे जब वो मोर फंक्शन आ रहा था तो मोर फंक्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनके अलावा भी कितने सारे ऑप्शंस हैं, हाइपर लिंक है, आपका ये साइंस से रिलेटेड है, जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो भी सारे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है, यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग यहाँ से फंक्शन को चूज़ करिए, देन ओके करिए। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है एक्सेल में काम करना, हमें कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी फॉर्मूला चाहिए वो हम इसकी लाइब्रेरी से उठा लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म, कि फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, और अगर हमें एक्स्ट्रा लेने हो तो हम कहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ट। चार्ट क्या होता है, चार्ट का मतलब हो गया कि जो भी हमारा डेटा है उसको एक विजुअल इफेक्ट देना। ठीक है, विजुअलाइजेशन मतलब इमेज के थ्रू उसे दिखाना। ठीक है ना, तो चार्ट द्वारा ग्राफ का उपयोग करके वर्कशीट में एंटर किए गए डाटा को विजुअल फॉर्मेट में प्रदर्शित करना होता है, या इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया चार्ट। अब चार्ट को हम कैसे बनाते हैं उससे पहले हम समझेंगे कि चार्ट जो है
वो किस किस टाइप का हो सकता है। एक्सेल में कौन कौन से चार्ट, स्प्रेडशीट के अंदर हम कौन कौन से चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम उनको समझेंगे कि कौन सा चार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले है हमारा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट जो है विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है। देखिए कॉलम चार्ट कैसा होता है, इस तरीके से, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस। कॉलम चार्ट इस तरीके से भी होता है, ठीक है, या फिर आपका गैप लेके भी होता है, कैसे भी ले लो, पर ये कैसा होता है हमारा वर्टिकली। कैसा होता है, वर्टिकली। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉलम चार्ट। इसके बाद है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, वर्कशीट के कॉलम या रो में दिए गए डाटा को लाइन चार्ट की मदद से एक नक्शे के रूप में दिखाया जाता है। देखिए आपने इस तरीके का चार्ट देखा होगा, इस तरीके से, जैसे यहाँ है इस तरीके से है, फिर यहाँ गया, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए हमारे। लाइंस के रूप में जो हम चार्ट करते हैं वो सारा कैसा होता है। इसका देखिए एक रियल एग्जांपल देखिए, आप वेदर देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वाला, उसके अंदर इस तरीके से दिखाता है। आप देखते हैं 5 डेज फोरकास्टिंग, देखते हैं ना कि 5 दिन का तापमान कैसा होगा। तो यहाँ पे कभी उसका 24 हो गया, कभी 25 हो गया, देन 20 यहाँ पे 3 हो गया, इस तरीके से। जहाँ पे क्या हो रहा है, अप डाउन, मतलब जहाँ पे हम लाइंस के थ्रू दिखा रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या यूज होता है, लाइन चार्ट। ठीक है, समझ में आया सबको। अब है हमारा नेक्स्ट पहले इसको लाइन चार्ट को देखते हैं। समान समय अंतराल में डाटा की प्रवृत्ति देखने के लिए, समान समय अंतराल मतलब हम क्या देख रहे हैं, 24 घंटे हैं, दिन है हमारा, आज समान सेम टाइम हो गया, 24 आवर्स 24 आवर्स, इस तरीके से। तो क्या हो गया, समान समय अंतराल हो गया। और डाटा क्या हो रहा है हमारा, चेंज, फ्रिक्वेंटली हो चेंज हो रहा है ना। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी देखने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट का एग्जाम यूज करते हैं। अभी मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिया वेदर फोरकास्टिंग, जो आप लोग देखते ही देखते हो कि कल मौसम कैसा होगा, देखते हैं ना बारिश होगी, इस टाइप से। ठीक है, अब डाटा को क्षैतिज और मानों को जो है वो लंबवत अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन चार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट देखिए इस तरीके से, अगर मुझे किसी भी वस्तु का योगदान इसके अंदर दिखाना है, या मान लीजिए आपका पार्टिसिपेशन दिखाना है, या आपके पास जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो दिखाने हैं कि मैंने रेंट पे इतना दिया, ठीक है, इतने पैसे खर्च हुए, कोई चीज़ लेके आई उसमें इतने पैसे खर्च हुए, इस तरीके से। तो किसी भी वस्तु का योगदान अगर मुझे दिखाना है, चाहे वो सापेक्षिक हो या पूरी तरीके से हो, तो वो किसके थ्रू दिखाऊंगी मैं, पाई चार्ट के थ्रू। इसमें किस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है, परसेंट के रूप में होता है। सपोज ये 20% हो गया, ठीक है, ये भी मान लीजिए 20% है, तो ये कितना बचा बाकी, 60%। और ये जो पूरा टोटल है वो हमेशा कितना आएगा, 100%। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल, सापेक्षिक अनुपात या पूर्ण में किसी वस्तु का योगदान प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होते हैं। एक पाई चार्ट में अधिकतम 5 या 6 डाटा बिंदु या डाटा स्लाइड होने चाहिए। ये इसकी बात कर रहा है, 1 2 3, अब मैंने 3 लिए, मैं इसमें बहुत सारे ले सकती हूँ, लेकिन आप ये सोचिए बहुत ज़्यादा लेंगे तो डेटा हमें अच्छे से प्रॉपर दिखेगा नहीं, विजुअलाइजेशन उसका खराब हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि हमें 5 या 6 डेटा बिंदु या डेटा स्लाइस लेने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, नेगेटिव जो मान है आपके, ठीक है, उनको आपको इसमें नहीं दिखाना है। ये क्या करेगा, उसे पॉजिटिव में बदल देगा। तो अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उसके लिए आप इस चार्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसे पॉजिटिव में बदल देता है। ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाई चार्ट सबको समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा एरिया चार्ट। देखिए आपने अभी लाइन चार्ट समझा, इस तरीके से ये मेरा लाइन चार्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से। बस एरिया चार्ट बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह होता है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि ये फिल्ड होता है, इसको तो इससे क्या करते हैं, कलर से फिल्ड होता है। ये दूसरा कलर हो गया, यहाँ पे एक दूसरा कलर कर दिया। तो अगर
लाइन चार्ट के अंदर हमें कलर फिल करना है तो हम यूज करते हैं एरिया चार्ट। और लाइन हम किस लिए यूज कर रहे थे? समान समय अंतराल के लिए, बताया था ना मैंने। ये भी बिल्कुल वही है। देखिए, एरिया चार्ट का उपयोग समय के साथ होने वाले परिवर्तन की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दोनों सेम है, फर्क कितना है कि यहाँ पे ये फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। लाइन में हमें फिल्ड नहीं दिखता, एरिया में हमें कलर फिल्ड दिखता है। जैसे ये येलो हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्स वाई स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट मतलब, स्कैटर का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, तितर बितर इधर उधर होना चीजों का, ठीक है। स्कैटरिंग वही होती है। तो ये जो चार्ट है हमारा स्कैटर चार्ट, वो किस तरीके से होता है? इस तरीके से, ऐसे पॉइंट्स में, ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ। और यहाँ पे हम दोनों के दोनों मानों को प्रदर्शित करते हैं, वैल्यूज नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी मान आएगा और मेरे वाई एक्सिस पे भी मान आएगा। तो इस तरीके से जब हम चार्ट को दिखाते हैं तो वो कौन सा है? स्कैटर चार्ट, ठीक है। दो मानों के लिए यूज होता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट या स्कैटर प्लॉट के नाम से भी जाने जाते हैं। स्कैटर प्लॉट कर लो, क्योंकि स्कैटर का मतलब ही फैलना होता है, राइट। एक्स वाई चार्ट में दोनों अक्ष मान प्रदर्शित करते हैं, जो ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ भी वैल्यू आएगी और यहाँ भी वैल्यू आएगी, ठीक है, समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। ओके, अब देखिए, एरिया और लाइन दोनों सेम है, डिफरेंस याद रखिएगा, एरिया में फील्ड होता है। हमने पढ़ा था कॉलम चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बार चार्ट, दोनों ही सेम है। फर्क क्या है इतना समझिए बस। ये हमारा, मैं कॉलम चार्ट बना रही हूं, ये मेरा बार चार्ट। बार चार्ट तो होते हैं हॉरिजॉन्टल, कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। और ये हमारा क्या था? कॉलम चार्ट। ये किस तरीके से होते हैं? ये हमारे होते हैं वर्टिकल। बस इनमें यही डिफरेंस है, वही तुलना करने के लिए बनाए जाते हैं। दोनों चार्ट सेम है। इस तरीके से लेना है तो हम यूज करेंगे बार, इस तरीके से लेना है तो हम यूज करेंगे कॉलम। देखिए, तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सेम। डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, समझ में आया। चलिए, बिल्कुल वो का वही है, दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट क्या करता है? वर्कशीट के कॉलम या रो में किसी विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित डाटा को प्लॉट करने के लिए स्टॉक चार्ट का उपयोग किया जाता है। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना है, ठीक है, उसमें ये यूज होता है। कैसे? अभी देखिए, इस तरीके से मान लीजिए ये मेरी ए कंपनी है, ये बी, ये सी, ठीक है। इसका थोड़ी देर पहले 10 था, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम इसका 15 है। इस तरीके से जब शेयर मार्केट में हम इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और भी तरीके होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, वहां पे ये चार्ट यूज होता है। शेयर बाजार की कीमतों के संदर्भ में उतार चढ़ाव, मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना है, या अभी इतना था, बाद में इतना होगा, वहां हम कौन सा यूज कर रहे हैं? स्टॉक चार्ट, ठीक है। वैज्ञानिक डेटा में भी इसका यूज होता है। आपको बस इस तरीके से इतना याद रखना है कि इसका डायग्राम कैसा होता है और कहाँ यूज होता है, बस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ट। देखिए, सरफेस चार्ट होता है, आपने सरफेस, नॉर्मल हमारा जो सरफेस है उस तरीके से, बट 3D फॉर्म में होता है। कैसा होता है? 3D। ये क्या दिखाता है? सरफेस को दिखाता है, ठीक है। एरिया चार्ट में हमने पढ़ा था, इस तरीके से दिखाया था 2D के अंदर। अब यहाँ क्या है? वो इमेज हमें 3D रूप में दिखेगी, तो सरफेस चार्ट को हम 3D चार्ट भी कहते हैं। पूछ सकते हैं 3D चार्ट कौन सा है, तो सरफेस चार्ट। तो इस तरीके से दिखता है। 3D आप लोग को सबको पता होगा, ठीक है, इस तरीके से। 2D नहीं दिखता, 3D दिखता है। यहाँ कैटेगरी और डेटा दोनों संख्यात्मक मान होते हैं। जहां दो डाटा सेटों के बीच में सर्वाधिक संबंध होता है, यानी ये आपस में बहुत ज्यादा रिलेट होते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां हम यूज करते हैं सरफेस चार्ट। फर्क क्या है? ये 3D होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोनट चार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है ये तो, डोनट तो सभी खाते हैं। तो जो डोनट चार्ट है वो बिल्कुल पाई की तरह होता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या आता है, जैसे लाइन एरिया में डिफरेंस आ जाएगा, बार कॉलम में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, पाई और डोनट में डिफरेंस आएगा।
क्यों? क्योंकि ये सेम सेम से होते हैं, बस एक एक लाइन का फ़र्क है। डोनट चार्ट, डोनट चार्ट जो है वो बिल्कुल पाई की तरह ही होता है। डोनट चार्ट बनाने के लिए डाटा को रो या कॉलम के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पाई चार्ट आपने पढ़ा था, पहले हम इसे समझ लेते हैं एक बार डोनट चार्ट को, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। इस तरीके से पाई चार्ट में क्या था, ये चीज़ नहीं थी, सेंटर से लेके इस तरीके से डिवाइड था, और इसमें इस तरीके से सेम, बस जैसा नाम है इसके अंदर वैसे ही है, वही सेम परसेंटेज पाई की तरह 100% होना चाहिए ये पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये 10 ले लीजिए, ये 20 ले लीजिए, ये 9 ले लीजिए, ये सारा का सारा मिला के कितना होना चाहिए, 100%। कितना होना चाहिए, 100%। तो बिल्कुल उसी की तरह सेम होता है, बस इसकी शेप कैसी होती है, डोनट की तरह। कैसी होती है, डोनट की तरह। समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है हमारा बबल चार्ट। बबल्स होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से बनता है, जो भी मेरी वैल्यू है, जो भी मेरा मान है, वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बबल, 3D वाली इमेज। बबल्स होते हैं ना, बिल्कुल वही। तो जहाँ भी वैल्यू है वहाँ क्या बनेगा, बस वहाँ बबल बन जाएगा, इतना सा डिफरेंस। बबल चार्ट का उपयोग वर्कशीट के कॉलम में व्यवस्थित डाटा को प्लॉट करने के लिए किया जाता है। समझ में आया, बबल्स की तरह। नेक्स्ट है मेरा रडार चार्ट। रडार चार्ट का उपयोग अनेक डेटा सीरीज के पूर्ण योग की तुलना में किया जाता है। देखिए क्या होता है, रडार चार्ट का उपयोग ऐसे वाले डायग्राम में होता है जहाँ पे हमें सेंटर से डेटा लेना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 2003 मान लीजिए, 2005। अब ये जो है ये मेरी ए कंपनी है, ये मेरी बी कंपनी है, ये सी कंपनी है। यहाँ पे भी ये मेरी ए कंपनी है, बी है, सी है। अब दोनों जगह सेम हो गया तो कैसे, यहाँ का ये जो होगा वो कलर चेंज होगा, इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। यानी 2003 में डेटा ए का इतना था, बी का इतना, सी का इतना, ठीक है। 2005 में ए का डेटा इतना, बी का और सी का इतना। ये लाइंस अलग अलग कलर की होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जब मुझे अपना डेटा सेंटर से दिखाना होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे डेटा सीरीज का पूर्ण योग करना होता है, वहाँ मैं रडार चार्ट का उपयोग करूँगी, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से बनता है। एक ये हो गया सेंटर रडार। आपने वो भूकंप देखा होगा, वो कहाँ से है, जैसे उसका पॉइंट कहाँ होता है, सेंटर से, और वो कहाँ बढ़ता है, अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरीके से होता है ना, बिल्कुल वहीं। वहाँ कहाँ क्या यूज़ करते हैं हम, रडार चार्ट का, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में ये सारे चार्ट समझ में आ गए होंगे यार, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सारे चार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि चार्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और चार्ट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।